हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए नाइन्थ का जो मैथ्स 2023 का क्वेश्चन था, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें कि हम आपको याद दिलाते 1 नंबर से 50 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको पहले ही पूरा विस्तार से आंसर बता दिया है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 51 से लेके आगे तक। तो चलिए पहले देखते हैं कि 51 नंबर सवाल कहाँ है भाई। तो देखिए पहले एक बार थोड़ा सा सवाल को देख लीजिए। पहले 51 नंबर, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप आसानी से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए ये आप लोग का 51 नंबर सवाल यहाँ पे ये रहा। हाँ ये देखिए 51 नंबर सवाल आप लोग का ये था। सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है y बराबर 6 का आलेख एक रेखा है जो क्या है, ये चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि y बराबर x जो है ना, वो आखिर रेखा कैसे खींचा जाता है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़े होंगे। y बराबर 6 कहने का मतलब होता है y पर 6 पर कट किया है। जैसे y पर 1 है, 2 है, 3 है, आपको पता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y पर 6 पर कट किया हुआ 4 5 6। ठीक है, तो y बराबर 6 ऐसे लिख देंगे। तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं y बराबर 6। y बराबर अगर प्लस में है तो ऊपर में लिखेगा, माइनस में होगा तो इसको नीचे करिएगा। तो अब आप सोच लीजिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है वह क्या है। एक्स अक्ष के आपको दिखाई दे रहा होगा कि पैरेलल है, यानी कि समांतर है। तो देखिए क्या कह रहा था, एक्स अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती है। एक्स अक्ष को तो काटता ही नहीं है, यानी पहला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है दोनों अक्षों पर अंतःखंड 6 काटती है। ऐसा नहीं है क्योंकि 6 तो सिर्फ वाई पर काट रही है, एक्स को तो काट ही नहीं रहा, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर है। हाँ ये बात तो सही जा रहा है कि समांतर है और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर है। और देखिए एक अक्ष से के समांतर है, तो समांतर तो है, और 6 यहाँ से यहाँ 6 की दूरी है ना, y बराबर 6 है तो 6 की दूरी है। और ये कह रहा है y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर तो है नहीं, यानी कि ये गलत है। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही। ठीक है, पिक्चर के सहारा से आप जल्दी से बात को समझ सकते हैं। बस याद रखिएगा x बराबर अगर 2 हो चाहे 3 हो तो आप x पर खड़ा कर दीजिएगा। y बराबर 3 या 4 या 5 इस तरह से हो तो प्लस में आपको रहे तो ऊपर में आपको y पर खड़ा करना है। ठीक ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपका पहला कौन सा सही था, 51 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। आइए अगला सवाल देखिएगा, 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है। पहले आपको पता होगा 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके, जो स्वयं से कटे और सिर्फ या अपने मतलब वही एक से कटे। ठीक है, स्वयं या अपने आप एक ही होता है और एक से कटना चाहिए। तो जानते हैं कि 4 जो है आपका है उससे कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 6 आप जानते हैं कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और फिर 1 से भी कटेगा, तो ये तो और नहीं होगा। 8 को भी देख लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो याद रखिएगा दो ही चीज से कटना चाहिए, एक से और एगो स्वयं से। ठीक है, स्वयं से कटना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा है, 3। ऐसे भी आपको याद ही होगा कि 3 जो है वह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर सवाल को देखेंगे। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा खींचने के लिए आपके पास कै गो बिंदु की जरूरत पड़ेगा कम से कम। तो आपको पता है एक रेखा खींचने के लिए हमारे पास कम से कम 2 गो बिंदु तो चाहिए ही चाहिए। ये बात आपको होना चाहिए, क्योंकि 2 गो बिंदु, अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो ये दोनों को मिला सकते हैं, एक रेखा बन जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपके पास 2 गो बिंदु होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही था, क्योंकि एक बिंदु से आप रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि रेखा जो है इधर उधर हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम आपके पास 2 गो बिंदु होना चाहिए। एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होता है, तो 2 बिंदुओं को। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे गौर से देखिएगा 54 नंबर का है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एगो यहाँ पे एगो बिंदु है और एक यहाँ से बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से कई गो रेखा खींच सकते हैं, तो एक इस बिंदु से तो हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि इससे पास ही करना चाहिए। 2 गो बिंदु दिए हुए हैं और दोनों से गुजरेगा तभी वो रेखा होगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही होगा। एक ही रेखा आप खींच सकते हैं, कई गो रेखा ऐसा खींचा जा सकता है, एगो। ठीक है, अब बात करते हैं 55, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए एक बिंदु से आप बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बिंदु से कहने का मतलब आप समझिए, एक बिंदु से खींचने के मतलब एगो ये हो गया, एक बिंदु से ये वाला हो गया,
कन्हू से ये जा सकता है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बस ये से पास होना चाहिए एक बिंदु से। तो ऐसा बहुतों सारा आप जो है लाइन आप खींच सकते हैं। तो अनंत हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बात समझ में आए? तो ये आप लोग का ऑप्शन सी नंबर सही था। आगे बात करें। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए कहाँ चला गया भाई क्वेश्चन। 56 नंबर ये सवाल था आपका। नेक्स्ट है कि दो रेखाएं कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये दो रेखा है ना, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद का मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहा है। तो कै गो बिंदु पर काटेगा? तो याद रखिएगा एक बिंदु पर ये काट सकता है। ये प्रतिच्छेद जो है, दो रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है? तो प्रतिच्छेद मतलब पूरा पूरा काटना। तो एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला जो सवाल है आप लोग के सामने में, ये देखिएगा 57 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए और कोण सी 100 डिग्री है तो कोण बी क्या होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है। त्रिभुज का आप जानते हैं कि तीनों मतलब मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, और कह रहा है ए और सी को जोड़ कर 100 डिग्री है। तो पता है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर? 180 के बराबर। आज जिसमें कि आपको किसका किसका मान दिए हुए, ए और सी का मान दिए हुए, और आपसे बी का पूछ रहा है। तो बी को इधर छोड़ दीजिए और देखिए इसको और इसको जोड़कर कितना दिले है? 100। ऐसे लिख दीजिए बराबर के बाद 180। और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से 100 को घटा लीजिए। ठीक है, तो 100 को जब घटाएंगे तो 80 डिग्री आपका आंसर आएगा। ये तो सस्ता सा सवाल था, ये सिंपल से बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा 58 नंबर सवाल। देखिए कि क्या कर रहा है, मिलान चिन्ह ये जो है इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो है क्या है, 1 2 3 4, और एगो इसे काटा हुआ है तो इसको एगो गिनते हैं, और फिर आपके पास 2 गो, यानी कि 4 गो तो पहले इसे था 1 5 और 2 7, यानी कि ये आपका आंसर है। ठीक है, और अगला सवाल देखिएगा 59 नंबर सवाल को देखेंगे। पहले ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है, समांतर चतुर्भुज है सबसे पहले तो ये कहा, और वो आवश्यक रूप से क्या होगा ये? तो समांतर चतुर्भुज का अगर देखिए सबसे पहले आपको बता दें समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, 90 डिग्री अगर हो जाए तो उस किसका होता है? तो वो आपको आयत होता है। ठीक है, ये बात आप समझेंगे। ऐसे अगर आयत रहेगा तभी तो ये 90 90 बनेगा। और याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज आयत क्या होता है? तो एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही होता है जिसका प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री के। आपको पता है सामने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर भी होता है इसमें, तो ये क्या बनेगा? आयत बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री रहेगा। वर्ग कब बनता है? जब भुजा आपको सब बराबर होगा तब वर्ग बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ तो समांतर चतुर्भुज के बारे में बोला था, इसलिए यहाँ पर आयत आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 60 नंबर कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण होते हैं तो क्या होते हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है देखिए समपूरक होता है। पूरक नहीं, पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं ये वाला। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के क्या कर रहा है? क्रमागत कोण क्या होते हैं? तो ये जो होता है ये यानी ये कोण और ये कोण एक दूसरे का पूरक होता है। दोनों को जोड़ के कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग समपूरक बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, ये आप लोग के सामने में अगला सवाल थोड़ा सा ऊपर किया जाए। 61 नंबर सवाल देखेंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के अर्धक परस्पर किस कोण पर काटते हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये जो अगर अर्धक की बात करेगा तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। किसी समांतर चतुर्भुज के, देखिए समांतर चतुर्भुज है ये, मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज, और इसका क्या कर रहा है? दो आसन, यानी कि ये कोण मान लीजिए और एक कोण ये मान लीजिए, आसन कोण ये हो गया। दोनों का अर्धक, आसन कोण के अर्धक यानी ये वाला, ऐसे ये जो है ना, तो ये परस्पर किस कोण पर काटता है? अर्धक करने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ऐसे। तो याद रखिएगा अर्धक होता है तो वो जो होता है ना समचतुर्भुज बन जाता है, यानी कि ये जो है वह 90 डिग्री यहाँ पे कट होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज में आपको याद ही होगा ये जो है ना ये 90 डिग्री होता है। ये आपको प्रूव भी किया जाता है, जो आप अगर भारतीय बन पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा। ठीक, उसके बाद 62 नंबर ध्यान दीजिएगा। 62 क्या कर रहा है? किसी बिंदु पर बने सभी कोणों की मापों का योग क्या होता है? एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो आपको पता है कि टोटल जो है पूरे एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं, ये देखिएगा
अगला सवाल है 63 नंबर का, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण क्यू एस का मध्य बिंदु एन है, क्यू एन कोण क्यू का अर्धक हो तो कोण पी एन क्यू की माप क्या हो। तो ये थोड़ा सा आपको डेंजरस लग रहा होगा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए एक बार बढ़िया से, आपको समझ ये देखिए, पहले तो आप एक समांतर चतुर्भुज ऐसे कुछ बना लीजिए, लेकिन आप इसको बात समझते हैं। क्यू एस देखिए, सबसे पहले नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। इस तरह से क्या कर रहा है, क्यू एस का मध्य बिंदु एन है। क्यू एस कहाँ है भाई, क्यू एस, ये जो क्यू एस आपको दिखाई दे रहा है ये है ना, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे एन है, इस तरह से। और क्या कहा कि क्यू एन कोण क्यू का अर्धक है। क्यू एन जो है, ये जो आपको क्यू एन है ये अर्धक, अर्धक मतलब समान कोण बना रहा है। तो याद रखिए जो समान कोण ये बनाएगा ना, तो ये फिक्स है, ये भी आपका समान ही होगा। और जब भी ये बनाता है समान, तो यानी कि यहाँ से जो ये पास करेगा ये आपका क्या बनेगा, ऐसा समांतर चतुर्भुज में ही होता है। किस में होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है। तो ये आप नहीं, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नहीं, समचतुर्भुज में होता है। और समचतुर्भुज में अगर एंगल पूछे तो देखिए कोण पी एन क्यू, पी एन क्यू यानी ये कोण कितना होगा, तो ये तो फिक्स है 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, समचतुर्भुज में ये जो है अर्धक ये बराबर बराबर हो जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, ये आपका थ्योरी का चीज है, थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। 64 देखिए, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, जैसे मान लीजिए दो रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वे समांतर है। तो ये क्या है, तो ये एक परिभाषा है। दो समांतर रेखा का परिभाषा ही होता है कि यदि वे रेखाएं प्रतिच्छेद न करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी था। तो ये तो सिंपल सी बात है जो आपको परिभाषा के रूप में याद होना चाहिए था। अब देखिएगा 65 नंबर के, निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का निष्कर्ष नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे आप पढ़े होंगे एंगल साइड, देखिए ये जो है साइड एंगल साइड पढ़े होंगे। और ये देखिए साइड साइड एंगल, जैसे आप ऐसे पढ़े होंगे, याद रखिएगा साइड साइड एंगल होता है। जैसे यहां से देख लीजिए, साइड नहीं, साइड साइड एंगल नहीं होता है, साइड है और ये साइड देखिए, साइड साइड एंगल नहीं होता, यही आपका गलत है, ये वाला साइड 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 होता है। और ये देखिए एंगल साइड एंगल होता है, यानी कि ये वाला आपका नहीं होता है, ये ऑप्शन बी वाला जो है वो गलत है। ठीक है, तीन वो चीज आप पढ़े होंगे, साइड एंगल साइड एंगल, साइड एंगल है ना, बीच में एगो साइड रहेगा, दोनों तरफ एंगल रहेगा, और तीनों साइड रहेगा तो पढ़े होंगे। साइड साइड एंगल आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, अब आगे बात करते हैं। देखिएगा ये 66 नंबर का रहा है, यदि एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वो 60 डिग्री है, बी जो है वो 70 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा। तो थोड़ा सा एक त्रिभुज हम बनाते हैं, देखते हैं कि भाई कौन डिग्री ज्यादा है, एक बार देख लीजिए और बड़ा छोटा समझ लेंगे। कोण ए 60 डिग्री है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और बी जो है वह 70 डिग्री है। तो बी जो है मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री एंगल बना रहा है, 70 डिग्री, इस तरह से आप मान लीजिए। ठीक है, 70 डिग्री यहाँ पे बी और ये सी हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा, तो ये सोच लीजिए, ये 70 डिग्री है, 7 6 13 यानी कि 130 हो गया, तो आपको 50 डिग्री, ये तो कंफर्म हो गया कि 50 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, जो सबसे बड़ा एंगल बनता है ना, उसके सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़का 70 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने कौन सा भुजा होगा, तो इसके सामने एसी भुजा होगा। तो यानी कि आप सबसे बड़ा जो भुजा होगा वह एसी होगा, ऑप्शन बी आपका सही। सबसे ज्यादा एंगल जो बनाएगा उसके सम्मुख भुजा जो होता है उसको वह सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए ये रहा आप लोगों के सामने में 67 नंबर, ये ज्योमेट्री का सवाल है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। त्रिभुज एबीसी में बीसी एबी के बराबर है और कोण बी जो है 80 डिग्री के बराबर, तब कोण ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप एगो त्रिभुज बना लीजिए भाई। ठीक है, ये सब सवाल तो संस्थे के रूप में आप मान सकते हैं। त्रिभुज एबीसी बना लिया और कह रहा है बीसी और एबी बराबर है, बीसी ये वाला और ये एबी, ये देखिए ये वाला भुजा और ये बराबर है। ठीक है, दोनों भुजा बराबर है, और कह रहा है कि कोण बी 80 डिग्री है, मतलब ये वाला जो है 80 डिग्री भी कह रहा है। क्लियर है, तो पूछ रहा है ए का मान क्या होगा, ये कोण पूछ रहा है। तो सोचिए सबसे पहले आपको एगो नियम याद होगा कि अगर ये दो भुजा ये बराबर है ना, तो इसके सम्मुख कोण जो है ये वाला और ये जो भुजा है ना वो बराबर होता है। तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये x है तो ये भी क्या होगा x है, और तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, 180 के बराबर। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा x प्लस 80 बराबर 180। फिर से समझाते हैं इसको, आप पिक्चर ऐसे भी आप समझ सकते थे, ऐसे अगर बनाते तो भी आपका बढ़िया से आप उल्टा सीधा समझ सकते थे, ए बी और सी। जैसे क्या कहा, ए बी कहा और फिर क्या कहा, देखिएगा बी सी,
BC, बात एक ही है, यही एंगल किसी भी तरह से घुमाइए फिराइए आपका बात एक ही आएगा। तो फिलहाल इससे हम मान ही निकाल लेते हैं। चलिए इसको हटाइए, दूसरा पिक्चर को हटाइए। कोई दो एंगल आपको बराबर लिखना होगा, क्योंकि आपको दो भुजा बराबर है तो दो एंगल बराबर होगा, तो x 2x हो जाएगा। 180 में से ये 80 को घटा लेंगे तो सोच लीजिए 2x बराबर कितना आएगा, 100 आएगा सीधा सीधा। तो काटेंगे तो 50 डिग्री आपका आंसर आएगा, क्योंकि दो बार में कट जाएगा ना 50 बार में। तो कौन सा सही है, पहला आंसर ही आपका सही था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो कुछ सवाल है आप लोगों के सामने 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांगसम। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य होने का मतलब है कि ये सर्वांगसम, मतलब XY जो है PQ के बराबर होगा, ये सही बात है। तो देखिए PY जो है, नहीं यहीं पर आपका देखिए YZ कह दिया है, YZ मतलब ये YZ और QR, तो यही वाला हमको लगता है लफड़ा है, लेकिन आप आगे देखते हैं पहले। XZ, तो देखिएगा X और Z ऐसे लिखा तो PR ऐसे, एकदम ये तो सही है, लेकिन याद रखिएगा ये सही है, अभी आपको गलत पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। तो उसके बाद आप ये देख लीजिए YZ, यानी YZ और QR ये भी आपका सही है। XY, तो देखिए XY यहाँ पे PQ बराबर ये सही है, तो यानी ये आपका गलत है, तो गलत वाला में ही आपको टिक करना है, ये नहीं कि आपको सही वाला में टिक करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका राइट टिक किस में होगा, ये पहला आंसर सही होगा। याद रखिए हम आपको कई बार बताएंगे सर्वांगसम का मतलब है जो भुजा पहले संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर होगा, ये वाला। ठीक, तो ये वाला तो YZ जो है PQ के बराबर होगा नहीं। अब उसी टाइप का अगला सवाल भी आपका है, देखिएगा 69 नंबर सवाल देखिए। त्रिभुज ABC में ये थोड़ा सा आसानी से आप हमें लगता है कि समझ पाएंगे। पहले एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा ये भुजा से रिलेटेड है, थोड़ा सा देखिएगा इसको पिक्चर उच्चर सही से। मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। ठीक, कोण A 100 डिग्री है, ये आपको स्पष्ट है कि 100 डिग्री है। B जो है वो आपका 30 डिग्री कह रहा है और C जो है वो 50 डिग्री। क्लियर है, तो आप बताइए, आपको हम बताए थे कि सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, ये वाला आपका सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है सबसे बड़का, तो ये सबसे बड़ा जो होगा वो BC होगा। तो BC तो सबसे बड़ हो गया, इतना तो स्पष्ट है। तो BC कह रहा है कि छोटा है AC से, ये दूसरा इसको चेक कर रहे हैं, तो BC तो सबसे बड़ है, तो AC से छोट तो होगा नहीं, तो गलत बात है। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अब इसको देखते हैं। AB जो है, अब BC के बाद तो होगा नहीं, अब इसको देखिए AB छोटा है AC से, तो देखिए उसके बाद BC बड़ा है, पहले तो BC बड़ा होगा, उसके बाद कौन सा बड़ा है, AB बड़ है ना, AB बड़ होगा तब जाके आपका BC, तब जाके आपका AC होगा। क्योंकि याद रखिए सबसे बड़का जो एंगल बनाता है ना उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ा ये पहले BC हो गया, तब सबसे बड़का कौन सा होगा, AB हो गया, सबसे छोटका AC। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है कि गौर से देखिए सबसे बड़का, तो BC के बारे में तो यहाँ पर ये AB और AC के पहले फरियाइए। ठीक है, AB और AC में देख लीजिए, तो देखिए AB मतलब ये वाला AB जो है वो तो बड़ है ना, बड़ है ना AC से, तो सही बात है AB जो है वो बड़ा है AC से, तो पहला आंसर ये आपका सही था। और AB जो है छोटा है AC से, ऐसा बात तो है नहीं, क्योंकि AC जो है सबसे छोट है ना, इसीलिए। ठीक, आप देखिए इस बात को थोड़ा सा अपने अथी से समझिएगा ना, तो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको समझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक चतुर्भुज के कोण ये अनुपात में दिया हुआ, चतुर्भुज मतलब आप समझते हैं, एक चतुर्भुज कुछ ऐसा आप बना लीजिए, है ना, टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज आप समझते हैं, ये कैसा भी हो सकता है, इस तरह से ये चतुर्भुज है। और सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, तो सबसे आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे ना तो वो 360 के बराबर होता है। तो ये अनुपात में दिए हुए, तो आप x लगा के मान लीजिएगा, पहले एगो 3x लिख लीजिएगा, फिर एगो 4x, एगो 5x और प्लस एक 6x, आप बराबर कितना लिखिएगा 360, इससे आप x का मान निकालिएगा। 6 5 11 4 15 3 18x बराबर 360, इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, यानी कि x का मान कितना आया 20 डिग्री आया। लेकिन आपसे पूछ रहा था सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा 6 वाला होगा, यानी कि 6x जो है वो सबसे बड़ा है ना, ये बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण जो है 6x है, यानी कि 6 गुने 20, तो 6 दूनी 12, यानी 120 डिग्री आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही। ठीक है, तो ये आप लोग का 70 हो गया। अब आते हैं ये देखिए 71 नंबर सवाल को देखिएगा। एक समबाहु समकोण त्रिभुज का आधार a सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें समद्विबाहु भी है और समकोण है, तो समकोण तो पहले आप इसके बना लीजिए,
आ समद्विबाहु कहा है, इसका मतलब दू गो भुजा तो बराबर होगा, एगो तो कंफर्म है कि 90 डिग्री भी होगा क्योंकि समकोण भी कहा है, और तो समबाहु है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्योंकि ये तो कर्ण है, कर्ण तो किसी के बराबर होगा नहीं। तो ये सोच लीजिए अगर ये बराबर है और उसके बाद आधार ए है, अगर ये ए सेंटीमीटर है तो एहो वाला ए होगा, खड़ा वाला है ना, ए बी सी ऐसे मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये दो गो भुजा तो भाई बराबर होगा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। अब आप बताइए ये तो समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऐसे आप लिख दीजिए आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुने ऊंचाई होगा तो आप बता दीजिए 1/2 रहेगा, आधार तो ए है और ऊंचाई भी ए है, यानी कि 1/2 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। तो कौन सा सही है, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a²/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 72 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। एक बार इसको हटाइए, पहले क्या लिख दिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये समबाहु त्रिभुज का, और पहले से आपको वो दे दिया है कितना, 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो इससे आपको भुजा का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, पहले भुजा स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल यानी 16 का वर्गमूल आपको पता है 4 होता है, यानी 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा पहला सही। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी इसको आप बोलते हैं, है ना। अब देखिए वैसा ही सवाल एकदम है, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, खाए वाला भुजा नहीं, ठीक ना, √3/4 और भुजा मतलब 2 दिए हुए था, 2 का स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, √3/4 गुने 2 का स्क्वायर था 4 होता है, 4 से 4 काट सकते हैं, तो √3 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये आराम से अब आप समझ सकते हो, ये सब आसान सवाल में आएगा। अब ये देखिए भाई, ये बस आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में है। आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोला आप जानते हैं, ये गोला है ना, ये गोला है जो कि ये त्रिज्या है, त्रिज्या को आर मान लेते हैं। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। यही अगर आपसे वक्र पृष्ठ पूछता तो 3πr² लिखते गोला का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा होना चाहिए, 4πr², ये ऑप्शन बी सही है। ये कब होता है, जब वक्र पूछे था, और अर्धगोला कहता तब अर्धगोला का जो होता है, ये नहीं, ये क्या लिख दिया, हाँ वक्र, वक्र जो है, वक्र याद रखिएगा, वक्र और संपूर्ण एक ही होता है इसका, ठीक है। गोला का वक्र का है चाहे संपूर्ण का है, आपका 4πr² लिखना है। अगर अर्धगोला का कहा जाता तब जाके आपका ये बनता है ऐसे, ठीक। चलिए अब अगले सवाल पर आ जाइए। 75 नंबर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर में लिख लीजिएगा 616, और पाई का मान जानते हैं 22/7, r² रहे और 616, इसको काटिएगा तो हमें लगता है कट जाएगा, 22 से इसको काट के देखिए, ठीक है। तो 22 दूना 44, एक बार भाग दे के देख लीजिए आराम से, 22 से भाग देंगे तो 22 दूना 44, ऐसे 11 में से ये कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा, एक है पैंचा हो गया तो 176, ये कट जाता है, हमें लगता है 8 दूना 16 के 86 ले 8 दूना 16 1 17, बिल्कुल 28 बार में कट जाएगा, इसको 28 बार में आप काट ही दीजिए। तो यानी r² बराबर क्या बनेगा, 28 गुने 7, ठीक है, 28 गुने 7, r बराबर r² है, तो रूट चढ़ा दीजिए। 28 को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 2 गुने 7 लिख सकते हैं, एगो 7 तो वाला ही है, 2 दूनी 4, 7 चौका 28 है ना। अब आप वर्गमूल निकाल लीजिए, एगो 2 निकलेगा, एगो 7 निकलेगा, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर आएगा, और आपसे त्रिज्या ही पूछ रहा था, यानी आर का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक। अब अगला सवाल देखिएगा, 76 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। हाँ यहाँ देखिएगा, अर्धगोला अगर आपसे पूछे तो इसका जो आंसर होगा अर्धगोला, देखिए अर्धगोला में आधा हो जाता है, ठीक है, 4πr² जो होता था उसका आधा हो जाएगा, लेकिन ये एक साइड ये ना खुला हो जाता है, तो इसका भी क्या होता है, ये भी एक गोला ही होता है, तो इसमें जो है ना πr² एक ऐड कर दिया जाता है, तो 2 गो हो जाएगा, 2 गो क्या वो, यानी इसका जो है 3πr² होता है। कभी पूछे
गोला का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोला का पूछे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ क्या बताना, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्ध गोला में बक पृष्ठ भी होता है तो उसका पूछे तब 2 पाई आर स्क्वायर बोलिएगा। ठीक, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक, चलिए ये आप मत मारिएगा, ये कब मारेंगे जब वो पूछता कि बक पृष्ठ, तब संपूर्ण पूछा है इसलिए आपको 3 पाई आर स्क्वायर बोलना होगा। अब देखिए 77 नंबर सवाल, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिए हुए और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले इंग्लिश में थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब आपको इसका फॉर्मूला ये लगाना है, देखिए आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी पर गुना एच, ये वाला 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस तरह से आप लगाएंगे। तो बता दीजिए, दो लंबाई का मान कितना है 15, चौड़ाई का मान 6 और ऊंचाई का मान 5 था। तब गुना कर दीजिए, 2 गुने 6, देखिए 15 6 21 गुने 5, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही। लेकिन यही अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता तब होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आप पढ़े होंगे है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कुल नहीं पूछ रहा था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसलिए आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। एगो हट जाता है, यानी कि एगो जो साइड है वो हट जाएगा। आइए 78 नंबर सवाल, आज पूरा देखते हैं, प्रयास करते हैं कंप्लीट ही हो जाए। यदि किसी घन का एक विकर्ण दिए हुए, तो सबसे पहले आपको बता दें घन आप समझते हैं ना, ये आपका घन होता है जो सारा साइड जो है वो बराबर ही होता है। ठीक है, ये क्या मिला दिए भाई इसे ना, ठीक है। ये चलिए एक बार फिर से इसको पिक्चर बना देते हैं आपको पूरा बढ़िया से, तो आपको याद आ जाएगा घन कैसा होता है। ये आपका घन कुछ इस तरह से होता है, अब याद आ गया होगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा यानी ए, और घन का विकर्ण का लंबाई यहाँ पे दे दिया है 3√3, √3 से √3 तक कट जाएगा, तो भुजा ए का मान 3 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर कोर का लंबाई हो गया, यानी पहला आंसर ही आपका सही था। ठीक, अब आगे बात करिए 79 नंबर सवाल देखिएगा, यदि दो घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक, और इसकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, एक ऐसे मान लीजिए, और दूसरा का भी क्या होगा 6a2 स्क्वायर होगा, 6 से 6 तो ऐसी कर जाता है, जिसका अनुपात 9:1 मतलब 9/1 दिए हुए, और आपसे भुजा का अनुपात पूछ रहा है, a1/a2, ये जो दोनों तरफ स्क्वायर है इधर वर्गमूल खाली आप निकाल दीजिएगा, 9/1, तो यानी 3/1 कहने का मतलब 3:1 इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन बी सही। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल का अनुपात दिए हुए है, तो आपसे क्या पूछ रहा है इसका भुजाओं का अनुपात, तो आपको इसको वर्गमूल कर देना है, ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए अगला सवाल है 80 नंबर, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः x y और z है, तो उसका कुल पृष्ठीय, यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठीय पूछा है, तो अभी आपको बताया थे 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऐसे, याद है ना। अब यहाँ पे आपको दो लंबाई का मान x है, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, इस तरह से बैठा दीजिए, खाली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी सही। कुल पृष्ठ पूछा है, तो कुल पृष्ठ आपको पता है संपूर्ण को ही कहा जाता है। अब चलिए 80 नंबर के बाद 81 नंबर में आ जाइए भाई। 81 नंबर थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, एक बार ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो ही होगा, लेकिन आपको हम पूरा कंप्लीट करवा ही देंगे। ठीक है, इसमें यदि v आयतन वाले किसी घन की प्रत्येक कोर को आधा कर दिया जाए, तो इस नए घन का आयतन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि पहले क्या करना है, v आयतन वाले किसी घन के प्रत्येक कोण को आधा कर दिया जाए। तो पहले तो आपका आयतन v था, अब जो है कोर को आधा कर दिया जाए, तो पहले आपको घन का आयतन क्या होता है आपको पता है, भुजा क्यू होता है, ये मतलब पहले से भुजा क्यू था, अब जो है भुजा को आधा कर दिया गया है, तो अब इसका आयतन क्या होगा भाई। तो सबसे पहले आयतन निकालेंगे, तो इसका क्यू करेंगे, यानी ए क्यू बटा 2 के क्यू कितना होता है 8 होता है, यानी ए क्यू तो v के बराबर था, तो v/8 के बराबर हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8, उल्टा लिख दिए 1/8 v, ऐसे। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, पहले आधा करेंगे तो भाई कमेगा ही ना, इस तरह से। ठीक, और क्यू करना था, आयतन पूछ रहा था। अब देखिए 82 कर रहा है, यदि किसी घन के सभी कोरों की लंबाइयों का योग 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो घन के बारे में आपको अभी तुरंत पिक्चर बनाए थे, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, पिक्चर को देख लीजिए एक बार फिर से, इस तरह से हम लोग घन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए सभी कोर, कै वो कोर होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, और घन का सभी कोर बराबर बराबर होता है। तो देखिए 1 कोर 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को पूरा कोर होता है। ठीक है, तो 12 को कोरा सब बराबर होता है, यानी कि 12A इसको बोल सकते हैं। ठीक, और बराबर के बाद 24 लिख दीजिएगा, क्योंकि सबको जोड़कर कितना दिले है 24 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24 कर जाएगा, यानी ए का मान आपका 2 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे पूछ रहा है लेकिन घन का उसका आयतन पूछ रहा है, तो 2 मत मार दीजिएगा, ऐसा भी इसमें 2 तो है नहीं, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है घन का भुजा क्यू, यानी 2 का क्यू करना है। 2 का क्यू आप जानते हैं, 2 को 3 बार लिख के गुना कर दीजिएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पहला आंसर आपका सही था। ठीक, अब देखिएगा 83, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी और ऊंचाई को आधी करने पर इसके बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। तो बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h), ये पहले था। ठीक, और अब बेलन की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, यानी कि त्रिज्या जो है अब 2r हो गया है, और ऊंचाई को आधा कर दिया गया। ऊंचाई जो है वो आधा हो गया, मतलब h/2 हो गया। और पूछ रहा है कि अब क्या होगा, तो पहले तो 2π रहेगा और गुना में r के जगह 2r, h के जगह इतना। तो देखिए 2 से 2 तो फिर कटिए जाएगा, यानी 2πrh ही रह गया। तो पहले से 2πrh होता था, अब भी 2πrh ही आया। इसका मतलब पहले और बाद वाला में क्या आया, बराबर ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग समान बोलेंगे, ऑप्शन डी सही। ठीक, क्योंकि त्रिज्या को दुगुना किया है और ऊंचाई को आधा कर दिया, तो आधा करने का मतलब 2 से भाग, इस तरह से 2 से तो कट ही जाएगा, बात एक ही, आंसर तो उतना ही आएगा। अब देखिएगा 84 नंबर सवाल, आइए भाई। किसी लंबवृत्तीय बेलन की कुल सतह कैग होता है। तो लंबवृत्तीय बेलन कहने का मतलब कुछ इस तरह से आपको पहले बेलन बना लेना है। ठीक है, ये आपका बेलन होता है। ठीक, अब आप याद करिए, ये जो बेलन है एक सतह तो ऐसे पूरा इसे हो गया, ये वाला गोला सा चिकन पेंट करिएगा तो कहाँ पेंट करिएगा, समझ लीजिए ऐसा बेलन है उसको पेंट करिएगा तो एक सतह गोल करिएगा। इसे एक नीचा भी होता है और एक ऊपर भी होता है। तो कै गो सतह है इसमें, 3 गो सतह होता है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन में कै गो सतह होता है, 3 गो, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है, देखिए अगला सवाल है 85 नंबर, AQ+1 है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो आपका आसान ही समझ सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। AQ+BQ का फॉर्मूला, AQ+BQ का फॉर्मूला आता है A+B इंटू A² माइनस AB+B², ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर AQ तो है BQ नहीं है, तो एक के जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, AQ+1 का Q आप कर सकते हैं। अब AQ+BQ का यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो A+1, जैसे A+B है ना, B के जगह 1 है, और फिर लिखिए A², मतलब A² तो रहेगा प्लस, यहाँ पर तो माइनस है ना, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो आपको लिखना है A इंटू बी, यानी A गुना 1 प्लस B का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, A+1 और इंटू में बनेगा A² माइनस A+1, ये आपका सही आंसर है। तो हमें लगता है कि आपका पहला आंसर ही आपका राइट है। ठीक, याद रखिएगा प्लस है तो प्लस पहले होता है और बीच में एगो आपको यहाँ पे माइनस लगाना होता है। ठीक, फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं 86 नंबर, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है, बेलन का आयतन आपको पता होगा πr² होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये जो है ये क्या होता है, तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और ये क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक ना, और ये तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, जो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए, अब अगला जो सवाल है आपका 87 नंबर, एक तार की त्रिज्या को घटाकर 1/3 करने पर उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाएगी यदि उसका आयतन वही रहे। जैसे तार मतलब समझते हैं, तार कहने का मतलब पहले से तार मान लीजिए कुछ ऐसा तार था, बड़का वो लंबाई तार है, मोटा वाला तार है, समझिएगा बेलन के आकार का ही होता है ना, ये ऐसे ये तार था। तो पहले से तार का त्रिज्या तो मान लीजिए r था, तो इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है बेलन के आकार का होता है πr² होता है। ठीक, तो ये तो पहले से πr² था। अब जो है, अब इसको क्या कर दिया गया, त्रिज्या को ऊंचाई तो h ही रहेगा, लेकिन आपको गौर से त्रिज्या ऊंचाई के बारे में नहीं ना कहा है, लंबाई कितनी बढ़ जाएगी। तो पहले मान लीजिए, चलिए देखते हैं, पहले इसको लंबाई के बारे में नहीं बोला, 1/3 करने पर, यानी कि सिर्फ त्रिज्या को कम कर दिया गया। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, त्रिज्या अगर मान लीजिए कम किया गया है तो ये थोड़ा सा पतला बन जाएगा, दूर पतला, ऐसे त्रिज्या को कम किया है ना इस तरह से। तो त्रिज्या को कितना किया, 1/3 मतलब r/3 कर दिया गया। ठीक, अब बताइए कि बेलन का आयतन क्या होगा, πr², और आयतन दोनों का बराबर कहा है, दोनों का आयतन क्या है, तो बराबर कहा है। तो आयतन इसका पहले से था, अब इसका आयतन क्या होगा, πr²
स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नहीं बल्कि आर की जगह आपको मान क्या बैठाना है, एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड, आर की जगह आपको r/3 बैठाना है, तो पाई r/3 का स्क्वायर, और ये ऊंचाई का मान नहीं पता कि कितना होगा, ठीक है, तो ऊंचाई आप मान लीजिए कि h रहेगा। तो देखते हैं, पहले तुलना करना होगा, ये दोनों का आयतन बराबर है, तुलना करिए, सोच लीजिए क्या हो जाएगा भाई, तो पाई r स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9h, यानी कि ये जो है ना 9 गुना के बराबर हो जाएगा ये आपका। तो किधर सही है, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 9 गुना h के बराबर होगा। पहले से पता नहीं, पहले से h था, तो अब जो ऊंचाई हो जाएगा, मान लीजिए h है, तो इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, ठीक है, ये से आप निकाल सकते हैं, या आप ऐसे भी आप समझ लीजिए, न समझ में यहाँ से कंफ्यूजन अगर आपको है तो 9 जो बटा में इधर आएगा, दोनों बराबर है ना, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर h, बराबर के बाद लिख दीजिए पाई r स्क्वायर h, अब बटा में 9 रहेगा। अब देख लीजिए, ये सब भाईजू से तो भाईजू कट ही जाएगा, ये बड़ा h लिखेगा क्योंकि बड़ा h क्या लंबाई क्या होगा इसका, तो ये गुना कितना हो जाएगा, 9h बराबर बड़का h, यानी h का मान जो है पहला का से कै गुना है, 9 गुना है, यानी जो लंबाई था वो अब 9 गुना लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि 9h के बराबर हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 88 नंबर भी आपको थोड़ा सा समझने वाली बात ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये पहले हटा दीजिए, क्या लिखा है भाई, देखिए दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है किंतु ऊंचाई का अनुपात दिए हुए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको ध्यान देना, दो बेलन का आयतन समान है और ऊंचाई का, तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये देखिए बेलन का अनुपात आयतन समान है, यानी कि पाई r स्क्वायर h बराबर ही है पाई r स्क्वायर h, h1 h2 करके आप मान लीजिएगा h1 और इसको 2 करके, ठीक। और कह रहा है ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे ना दिया हुआ 1:2, ठीक, ऊंचाई का। तो सबसे पहले पाई से पाई तो आप काट ही सकते हैं, तो आप क्या करिए, ये r1 r2 को इधर ही ले लीजिए, ठीक है, r1 r2 स्क्वायर है तो इसको आप इस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर जब जाएगा h2, ये वाला h2 और बटा में h1 आ जाएगा, ठीक। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, लेकिन यहाँ पर h2 h1 आया है ना, क्या निकल के आया है, h2 h1 दूसरा बटा पहला, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिखेगा, 2/1 लिखेगा, उलट के लिखेगा, क्योंकि h2 का मान पहले आपको लिखना है, तो 2/1 लिखेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो वर्गमूल आएगा r1 r2 बराबर √2:1, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि आपको ये h1 जो है बटा में जाएगा, तो h2/h1 मतलब दूसरा बटे पहला, और यहाँ पर देखिए पहला बटे दूसरा है, क्योंकि आप गुना में तो बट्टा में जाएगा ना, इसलिए आपको यहाँ पे उलट के इसका मान रखना है। तो चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अब ये देखिए वर्ग अंतराल अब आ गया, थोड़ा सा सिंपल सा सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वर्ग अंतराल पढ़े होंगे। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह मतलब होता है दोनों के बीच में, या आप वर्ग चिन्ह ऐसे ही आपको पता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी कि 100 प्लस 130/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो बताइए 230 आ जाएगा, बटा में 2 काट दीजिए, तो एक कितना आएगा 15 और 100, यानी 115 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे भी आपको पता है 100 और 130 के बीच में कौन सा होगा, तो 115 होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल देखिए 90 नंबर सवाल आपका वैसा ही है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए ना दिखे तो। देखिए 90 नंबर कह रहा है आंकड़ों इतना का परिसर, परिसर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़का जो है उसमें से आपको सबसे बड़ा, यानी कि क्या लिख दिया भाई, एक सेकेंड, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटाना, यानी कि बड़ा में से आपको छोटा वाला को घटा लेना। याद रखिए सबसे बड़का में कौन सा है, 18 है, तो 18 लिखेगा, और सबसे छोटका तो आपका 6 है, तो 6 लिखेगा, 18 में से 6 को घटाएंगे तो 12 आएगा, ये आपका पहला आंसर ही करेक्ट था, थोड़ा सा बड़ा ही कर लिया जाए, छोटा हो गया भाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न, ये देखिएगा, ये सिंपल सा सवाल था, वर्ग अंतराल इतना की संख्या 20 सम्मिलित है किसमें, तो देखिए संख्या ये जो है ध्यान से देखिए, 15 से 20 कहने का मतलब, और एक 20 से 25 है, इसका मतलब समझिए, 15 से 20 कहने का मतलब होता है 15 से लेकर 20 से छोटा, और ये 20 से लेकर 25 तक, यानी 20 से 20 होगा और 25 के पहले, यानी ये वाला दूसरा वाला में शामिल होगा, ये 20 से 25 वाला में 20 जो है आपका शामिल होता है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, पहले ये जो अंतराल होता है ना 15 से 20 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब 15 रुपया से लेके अब 20 से पहले आएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या है 20 से 25 है, मतलब 20 रुपया से लेके 25 से तनका पहले आएगा, ठीक। तो आपसे 20 पूछ रहा था, तो 20 तो दूसरा वाला में शामिल होगा, पहला वाला में तो शामिल होगा नहीं, क्योंकि 20 से कम होता है। अब अगला सवाल 92 नंबर सवाल कह रहा है, एक बारंबारता बंटन में वर्ग चिन्ह 15, 20, 25, 30 और 35 है,
तो वर्ग चिन्ह 30 के संलग्न वर्ग क्या होगा, मतलब ये जो 30 है ना वो किसके किसके बीच में होगा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि कितना कितना का डिफरेंस है, 5-5 का है ना। ऐसे भी आप चेक कर लीजिए केकरा में 30 आएगा, सीधी सी बात है। तो एकरा में 30 आएगा क्या, 15 से 20 वाला में 30 तक कहीं आएबे नहीं करेगा, गए हो है ना। 30 30.5 से 32.5 में आएगा क्या, इसको तनी जोड़ कर देख लीजिए। या इसको देखिए 27.5 रुपया से 32.5 रुपया, एक बीच में 5 के अंतर है, एक जोड़ कर देखिए तो भाई 5 5 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 10 के शून्य और ये दशमलव तो आपका रहेगा ना भाई। और कितना आ जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो हमें लगता है 7 2 9 1 10 और 3 2 5 1 6, यानी 60 आएगा। 60 के आधा करेंगे तो 30, ये वाला आपका सही आंसर है। मतलब 30 किस में मिलेगा, ये देखिए 32.5 से 35.5 में 30 तक कभी मिलेगा नहीं, तो ऐसे ही गया। और ये 30.5 से 32.5 तक 30 तो मिलेगा नहीं, ये भी गया। तो सीधी सी बात था, ऑप्शन बी सही था। अब देखिए 93 नंबर कह रहा है, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु दिए हुए, मध्य बिंदु वही मतलब बीच वाला x1 और x2 रहता है ना, तो उसके बीच में जो होता है वर्ग चिन्ह होता है। तो ये 100 दिए हुए हैं और इसकी चौड़ाई कह रहा है 6 है, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि बीच में आपका 10 है और यहां से इसका डिस्टेंस जो है ये क्या है, बीच इसका डिस्टेंस जो है वह 6 का अंतराल। तो 6 है तो बीच में अगर 10 है तो ये दो यहाँ से यहाँ टोटल 6। तो फिर से बात समझिए, जैसे यहाँ से यहाँ कह रहा है कि क्या है कि यहाँ से यहाँ दूरी है वो 6 है और बीच में यहाँ 10 बैठ गया, तो 10 बैठ गया बीच में है, इसका मतलब इधर से 3 होगा, इधर से 3, तो 3 इसमें एक प्लस कर लीजिए और एक 3 घटा लीजिए। तो 3 जब घटाएंगे तो एगो 7 बनेगा और बीच में तो 10 रहेगा, 3 बढ़ाएंगे तो 13 बनेगा। देखिए 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 20/2 10 आ जाएगा ना। तो इस तरह से क्या पूछ रहा था, सबसे निम्न सीमा पूछ रहा था। निम्न वाला कौन सा होगा, निम्न मतलब छोटा वाला, यानी 7 आपका आंसर आएगा। ये 7 से 13 ऐसे बनाइएगा ना, तो उसका वर्ग चिन्ह जो है वह 10 आ जाएगा, बीच वाला मध्य बिंदु। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए भाई, 94 कह रहा है कि यदि 5 प्रेक्षण इतना इतना का माध्य 1 8 है तो x का मान क्या होगा। तो प्रेक्षण मतलब सबको जोड़ कर देख लीजिए पहले, x + 2, x + 4, x + 5 6 और x + 8, और याद रखिए कई गो पूरा संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 से भाग और बराबर के बाद 8 लिखिएगा, माध्य दिए हुए। जोड़िए x 2x 3x 4x 5x, यानी कि 5x, अब प्लस में इसको जोड़िए भाई, 8 6 14, 14 4 18 2 20, 20 रह जाएगा और बटा में 5 अब बराबर के बाद 8 रहेगा। इसको तिरछा तिरछी गुना करके निकालिए x का मान। तो 5x + 20 बराबर 8 × 5 = 40, तो 5x बराबर 40 में से 20 को घटाएंगे भाई, तो 5x बराबर 20 आएगा, यानी कि काटेंगे तो x का मान 4 आपका आंसर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहला ही आपका सही था, क्योंकि 5 को प्रेक्षण है ना, 1 2 3 4 5, 5 को था, 5 से भाग दिए, माध्य 8 दिए हुए था। अब देखिए 95 नंबर सवाल भी आपको उसी टाइप का है, पूरा सा ध्यान से देखिएगा। 95 करे, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु, वैसे थोड़ा सा पहले बताया था वैसा ही, इसकी चौड़ाई इस बार 8 है। तो समझिए सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ दूरी जो है ना, ये कितना के दूर है, 8 है। कितना है, 8 के दूर है। तो बीच में आपका ये 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, बीच में क भी दिया है कि 12, तो 12 से एक 4 घटा लीजिए, तो 12 - 4 एक 12 रहेगा और एक 12 + 4 ऐसे। तो 12 में से 4 8 होगा, एगो 12 होगा और एगो 16 होगा, क्योंकि देखिए 16 और 8 को जोड़ लीजिए, 24, 24 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 12 आ ही जाएगा बीच में। तो आपसे क्या पूछ रहा था, इस बार पूछ रहा था इस वर्ग की उच्च सीमा पूछ रहा है, यानी बड़ा वाला, तो सबसे बड़का तो 16 है ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक, अब ये देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 96 कह रहा है, यदि 5 प्रेक्षणों इतना का माध्य 11, ये तो सेम पैटर्न का सवाल है। चलिए चेक करते हैं, पहले जोड़ लीजिए डायरेक्ट इस बार, x x x x x, कै गो x है, 5 गो है ना, 5 गो है तो 5x लिखिए, प्लस इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18 और 2 20, फिर से 20 आया, 5 से भाग देंगे, लेकिन इस बार माध्य जो है ना वो 11 दिए हुए भाई, ऐसे लिखिएगा। अब इसको बनाइए, 5x + 20 बराबर 11 × 5 = 55, तो 5x बराबर 55 में से 20 को घटाइए तो कितना आएगा, 5x बराबर 35 आएगा, 35 को काटेंगे तो x का मान 7 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ये वाला। ठीक, 95 समझ गए। अब 97 थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लिया जाए ताकि आप दोनों में अंतर समझ पाए। 97 कह रहा है, यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 8 घटा दिया जाए तो उनका माध्य क्या होता है। याद रखिएगा इसका ये तो ट्रिक होता है, जितना घटाया जाए उतना ही उसका कम जाता है, घटाया है तो कम जाएगा, यानी कि उसमें 8 जो है वह कम जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सी आपका सही। याद रखिएगा जितना घटाएगा उतना ही उसका माध्य
कम जाता है। ठीक है, तो ये आपका तो सिंपल सी बात है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं था। अब ये देखिए 98 आंकड़ा इतना का माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका का मतलब आपको पता है, पहले बढ़ते क्रम में आप लिख लीजिएगा। तो 4 4 5 7, देखिए को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, पहले आप इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। 4 है 5 होगा, और कहीं 5 है क्या बाद में देख लीजिए, नहीं, लेकिन पहले वो 3 भी है तो 3 को पहले लिखिएगा। ठीक है, आरोही क्रम में सजा जरूर लीजिएगा। तो 3 4 4 फिर 5 लिखेंगे, 5 के बाद आप देख लीजिए 6 है, उसके बाद 7 का एगो है तो 7 3 गो है, और तब जाके आप 12 लिखिएगा। कोई छूटा नहीं ना है, सजा लीजिएगा बढ़ते क्रम में। और याद रखिएगा दोनों तरफ से जोड़ा लगाइएगा। तो याद रखिए पहले कै गो है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, तो 4 4 गो जोड़ा लगाई दोनों तरफ से, इधर से भी 4 गो इधर से भी 4 गो, तो बीच में कै गो बचेगा, एगो जब बचेगा तो वही उसका आंसर है, आ गया माध्यिका। लेकिन अगर मान लीजिए एगो न बच के 2 गो बचे, तो ऐसा नहीं कि बचे नहीं, बचाना है आपको, कम से कम 2 गो, एगो बचाना है, एगो न बचे तो 2 गो बचाइएगा। ठीक ना, तो 2 गो जब बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो फिलहाल तो एक को बचा है, तो इसका आंसर है आपका आ गया 6। ये आपका राइट आंसर है। 2 गो बचता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते। ठीक ना, अभी देखिए 99 कह रहा है आंकड़ा इतना का बहुलक। बहुलक तो बड़ा संस्था है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो 15 एक बार, 15 एक बार, 15 एक बार, कई बार 15 है, तो 15 3 बार आ गया, और 16 जो है आपका 2 ही बार है ना, 2 ही बार है, और 15 3 बार है, तो इसका मतलब बहुलक जो होगा ये इसका 15 आपका आंसर आएगा। इसलिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार होगा वही उसका बहुलक कहलाता है। लास्ट सवाल आपका प्रायिकता से था, देख लीजिए प्रायिकता वाला सवाल क्या कह रहा है कि एक थैला में 5 गो लाल है, 8 गो काली है, 7 गो सफेद गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाए तो प्रायिकता ज्ञात करे कि चुनी गई गेंद काली है। तो सिर्फ काली पूछ रहा था। याद रखिएगा प्रायिकता निकालने का मतलब जो चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल हो सकता है उसको नीचे। तो टोटल देख लीजिए, टोटल क्या है 5 गो प्लस 8 गो प्लस 7 गो, 8 देख लीजिए, 8 7 15 5 20, यानी 20 गो तो टोटल है, तो नीचे में आपको 20 लिखना है। और क्या चाहिए काली, तो यानी कि काली की संख्या आपको ऊपर लिख देना है। काली पूछ रहा है ना, चुनी गई गेंद काली है, तो भाई काली कै गो है, तो काली यहाँ 8 गो है, तो 8/20 लिखेगा, इसको काट दीजिएगा। 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी 2/5 इसका आंसर होगा। काट सकते हैं ना, 4/10 हो जाएगा, फिर 2/5 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही था। तो हमने आपको पूरे 100 गो क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, बता दिया है। और इससे हम आपको 3 गो पार्ट बताए थे। पहला मैं आपको बताया था 1 से 15 तक 15 क्वेश्चन, फिर सोचे कि आपका छोटा सा वीडियो हो जाता है। उसके बाद फिर 15 से लेके आपको 50 तक बताए थे, और फिर आपको ये जो था 51 से लेके आपका 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको समय आराम से देख लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम हो गया तो अच्छी बात है, मिला भी सकते हैं। और एक शॉर्ट वीडियो हम बताए थे 10 मिनट के आसपास में, 10 मिनट में हम आपको पूरा टिक कर दिए थे जो 2023 वाला एग्जाम। ये जो सवाल अभी हम आपको डिटेल्स में बताएं, इसलिए इसमें समय लगा होगा। और अगर आप जल्दी में खाली आंसर जानना चाहते हैं कि कौन किसका होगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा।